हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो हम आज सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। कॉरपोरेट लॉ का मतलब क्या है? कॉरपोरेट लॉ में क्या कवर होगा हमारा? कंपनीज एक्ट 2013। कितने मार्क्स का है ये? तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो हमारा 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, और अदर लॉ जो है वो हमारा क्या रहेगा? 40 मार्क्स का अदर लॉ रहेगा। अदर मार्क्स में हमारे पास कितने अदर लॉ है? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपका क्या है? फेवरेट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कवर होता है? चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, और कुछ अलग टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं जैसे कि हुंडीज वगैरह। ठीक है, तो वो हमने अभी तक डिस्कस किए नहीं है, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। थर्ड टाइप का हमारा जो एक्ट है वो क्या है? जनरल क्लोजेस एक्ट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? जीसी एक्ट, जिसमें क्या होता है? जनरल बातें होती हैं। ठीक है, हाँ, जनरल बातें जैसे कि अगर किसी भी जगह पर, अगर किसी भी एक्ट के अंदर मान लेते हैं कि अगर ईयर वर्ड आ रहा है तो इस ईयर वर्ड का क्या मतलब लेकर चलेंगे? इस ईयर वर्ड का क्या मतलब लेकर चलेंगे? देखो, हम तो हमारी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं सर, है ना? हम तो हमारी तरफ से कुछ भी मान लेंगे। तो ये एक एक्ट है जो बताता है कि किसी भी एक्ट के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी एक्ट बने, उस एक्ट के अंदर अगर ईयर वर्ड होगा, अगर उस एक्ट ने अपना खुद का मतलब अलग से बता रखा है, तब तो हम वही मतलब लेके चलेंगे। ठीक है, और अगर उस एक्ट ने अपना मतलब नहीं बताया हुआ तो हम क्या लेके चलेंगे? ईयर वर्ड का मतलब कैलेंडर ईयर से लेकर चलेंगे। ये किसने बताया हमें? जनरल क्लोजेस एक्ट ने बताया, जीसी एक्ट ने बताया। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर वर्ड का मतलब क्या होगा? बताओ, किसी भी एक्ट में अगर क्या आता है? फाइनेंशियल ईयर वर्ड आता है, तो हम क्या मतलब लेके चलें? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या हमने खुद ने मान रखा है ये कि यही होगा? तो किसने बताया? बोलो। जीसी एक्ट ने। जीसी एक्ट क्या करते हैं? जीसी एक्ट कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। खत्म कहां होगा ये नहीं बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ। इसने हमेशा ये बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो हमारा कहां से होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी खत्म हो जाएगा फिर वो कहां पे खत्म होगा? 31 मार्च को अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या हमेशा सर हमें यही मतलब किसी भी एक्ट में अगर फाइनेंशियल ईयर वर्ड आता है तो क्या यही मतलब लेके चलना है? नहीं। अगर उस एक्ट ने अपना खुद का मतलब खुद से बता रखा है, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर वर्ड की डेफिनेशन खुद से बताई गई है, तो फिर कंपनीज एक्ट के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर वर्ड का मतलब क्या लेकर चलेंगे? जो कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है, वहां पे हम जीसी एक्ट नहीं लगाते हैं, जनरल क्लोजेस एक्ट नहीं लगाते हैं। इसमें बड़ी सिंपल सी बातें बताई गई हैं, जैसे कि बहुत जगह पे, बहुत एक्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वर्ड क्या आता है? ही शेल बी पनिशेबल विद दिस अमाउंट। तो अगर ही वर्ड आ रहा है तो क्या इसका मतलब शी को वो पनिशमेंट नहीं लगेगी क्या? बोलो बोलो। अगर मेल को ये पनिशमेंट है तो क्या फीमेल को ये पनिशमेंट नहीं होगी क्या? बोलो, क्या लो ये कहना चाहता है हमें? क्या लो जो है वो जेंडर बायस्ड है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अब उनका मानना ये है कि हम हर जगह पे क्या नहीं लिख सकते, जहां जहां ही लिखे वहां वहां साथ में शी लिखते चले, ऐसे ही और शेल बी पनिशेबल। तो आपके लिए ही सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि ये एक्ट जो है वो क्या होता रहेगा? लंबा होता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर कहीं पे भी क्या लिखा हो, ही लिखा हो, तो वहां पे मान के चलो शी भी क्या है? इंक्लूड है। पक्का? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो कौन बताता है हमें? जीसी एक्ट बताता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट।
इसमें हम क्या समझते हैं कि लॉ को कैसे रीड किया जाएगा, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। हमें बहुत सारे रूल बताए गए हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के रूल हैं कि अगर लॉ को पढ़ रहे हो तो वो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक सबसे पहला इसका रूल है, अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब लॉ जैसा लिखा गया है एज इट इज वैसा ही पढ़ो, उसमें कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये रूल नहीं लगता है, कई बार अगर हम ये रूल लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ बनेगा। जैसे कि एक कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन है 105 जो किसका है, प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जो एक की जगह पे दूसरा चला जाए। जैसे हम लोग भी क्या करते थे, स्कूल में अटेंडेंस लगवा देते थे किसी और की, यही होता था ना, तो हम भी वहां पे क्या बन रहे होते थे, प्रॉक्सी बन रहे होते थे। तो ऐसा ही सेम क्या होता है, कंपनीज के केस में भी हमें सेम देखने को मिलता है। जब कंपनीज की क्या होती है, जनरल मीटिंग होती है, तो वहां पे शेयर होल्डर्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है वो या तो पहुंच ही नहीं पाते हैं या फिर वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, किसी और को भेज देते हैं, ठीक है। भाई आप इतना तो समझ के चलो कि हर शेयर होल्डर जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उनके खुद के क्या होते हैं, पर्सनल काम होते हैं। आज अगर आप लोग मान लेते हैं क्या किसी कंपनी के शेयर्स लेके बैठे हो और उसकी मान लेते हैं जनरल मीटिंग अनाउंस हो गई है, तो क्या जनरल मीटिंग अटेंड करने जाओगे या यहां पर क्लासेस अटेंड करने आओगे? बोलो बोलो। वहां जाने के बाद क्या मिलेगा, वहां जाने के बाद खाना पीना मिलेगा एंड आपकी कोई सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि आपके पास में 5-10 शेयर है और उधर मान लेते हैं अगर रिलायंस का शेयर है तो अंबानी लेके बैठे, क्या कर लोगे मीटिंग में जाके? बोलो, कोई फायदा होगा क्या उधर? मतलब जाना भी है तो फिर क्या है, 5-10 दिन यूं घूमने के लिए भले ही चले जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो छोटे शेयर होल्डर होंगे वो तो जाते ही नहीं है, और जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं उनकी जगह पे भी कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे प्रॉक्सी चले जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव चले जाते हैं, पक्का। तो ये प्रॉक्सी के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सी के लिए सेक्शन 105 में लिखा हुआ है दैट प्रॉक्सी विल नॉट स्पीक एट द मीटिंग। मतलब क्या कि प्रॉक्सी जो है वो मीटिंग में बोल नहीं सकता। अगर हम ये एग्जैक्ट मीनिंग लेके चले, लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा के चले, देन तो प्रॉक्सी को अपने मुंह पे उंगली रखनी पड़ेगी एनी टाइम। बोलो, क्या ये सही है? क्या लो ये कहना चाहता होगा हमसे कि प्रॉक्सी जो है वो ऐसे मुंह पे उंगली रख के बैठा रहेगा, चुपचाप कुछ बोलेगा नहीं मीटिंग के अंदर? बोलो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे केस में क्या मीनिंग लेकर चले वहां पे, तो एक रीजनेबल मीनिंग लेके चलना पड़ता है हमें। रीजनेबल मीनिंग उसको हम क्या बुलाते हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये सेकंड रूल है इंटरप्रिटेशन का। इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस मैटर डिस्कस हो रहे हैं उनके अंदर जो है वो प्रॉक्सी नहीं बोलेगा। ये नहीं है कि प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, प्रॉक्सी वोट तो कर सकता है, लेकिन वहां पे मीटिंग जब हो रही है और जब बिजनेस मैटर डिस्कस हो रहे हैं उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसके अंदर उसको अधिकार नहीं दिया गया बोलने का। वहां पे अधिकार सिर्फ किसको है, शेयर होल्डर्स को अधिकार है कि वो आके बोलेंगे, किसी का रिप्रेजेंटेटिव आके नहीं बोल सकता वहां पे। ये इनका सिंपल सा अपना फंडा इन्होंने लेके चले। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 एक्ट हो गए हैं। 4 तरीके के एक्ट तो कहना गलत है, इंटरप्रिटेशन जो है वो कोई एक्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन एक्ट नहीं है। बाकी के 3 हमारे क्या है, एक्ट है, और ये कंपनीज एक्ट तो हमारा है ही। तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला अगर हम देखें तो हमारा क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, और बाकी के हमारे क्या हो गए, अदर एक्ट हो गए। अब नेक्स्ट हमारा मुद्दा देखो, अगर कंपनीज एक्ट की बात करें अगर हम, तो कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस है हमारे, 470 सेक्शंस है। इनमें से तो 470 सेक्शंस है, जिनमें से हमें इंटर के अंदर कितने करने हैं, 148 सेक्शंस जो है वो हमें डिस्कस करने हैं, और ये हमें याद हो जाएंगे, ये इतने मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है, आसान चलेगा काम। तो 60 मार्क्स हमें 148 सेक्शन से मिलने वाले हैं, और बाकी के बचे हुए एक्ट जो है ये कितने मार्क्स के रहेंगे हमारे, 40, ठीक है। अब थोड़ी सी जनरल बातें जो आप लोग फाउंडेशन के अंदर पढ़ के आए हो, थोड़ी सी उसी से रिलेटेड कुछ बातें। एक बात बताओ, हम लोगों को क्या पढ़ना है, या हमें क्या पढ़ना है, हमें लॉ पढ़ना है या एक्ट पढ़ना है? बोलो, हमें लॉ पढ़ना है या एक्ट पढ़ना है? हमें लॉ पढ़नी है,
फिर आगे पता नहीं, बस हमें लॉ तो पढ़नी है ना, सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, लॉ है, तो सर लॉ ही पढ़ेंगे और क्या। तो फिर हम एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ सर, लॉ के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं लॉ इज इक्वल टू एक्ट? नहीं, क्यों नहीं? हाँ ये सर एक बीच में डंडी और लगाओ। हाँ बोलो, ग्रेटर देन लॉ इज इक्वल टू एक्ट? नहीं। एक्ट क्या होता है? एक्ट जो है वो कौन पास करता है? हमारा पार्लियामेंट। हमारे अगर यहां पे पार्लियामेंट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी मैटर जिसके लिए अगर लॉ लेकर आना है, कोई भी एक्ट अगर लेके आना है, तो इंडिया के अंदर क्या किया गया है? देखो एक बात बताओ पहले तो, कि इंडिया के अंदर जो भी एक्ट पास होगा या कोई भी अगर मुद्दा होगा, तो वो किसको रिजोल्व करना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। अब क्या गवर्नमेंट जो है, क्या वो, अब देखो गवर्नमेंट के अंडर में क्या बने होते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। उन डिपार्टमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? कैबिनेट। वो एक तरीके से मैं डिपार्टमेंट नाम ले रहा हूं, ठीक है, कैबिनेट होते हैं, वो डिपार्टमेंट का नाम ले दिया मैंने। जिनमें से एक क्या है? एमसीए। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितना भी काम होगा वो सारा का सारा किसके अंडर में होगा? एमसीए के अंडर में होगा। किससे रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड। लेकिन एक बात बताओ कि जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट, थोड़ा बहुत आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, मैं उसी से रिलेट कर रहा हूं। आप लोग जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हो तो क्या एमसीए के पास डॉक्यूमेंट भेजते हो? तो फिर एमसीए कहां से आया? बोलो। एमसीए रेगुलेट करता है, तो रजिस्ट्रार फिर क्या है? आरओसी। क्या है? इंटरमीडिएरी। बिल्कुल। देखो होता क्या है, एमसीए का अपना एक क्या है, इसका लीगल कंस्ट्रक्शन बना रखा है, ठीक है, इसके पद बना रखे हैं। सबसे पहले एमसीए में क्या होता है? एमसीए का सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट पद होता है, या एमसीए का सबसे ऊपर, इसको निगरानी रखने वाला आज की डेट में कौन है? एमसीए की निगरानी रखने वाला जो हाईएस्ट पद, अगर हेड बोले एमसीए का, तो वो कौन होगा आज की डेट में? मालूम है क्या कौन है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो वो हमारे क्या है? एमसीए के हेड। इसके बाद में एमसीए ने क्या किया हुआ है? अपने पूरे इंडिया के अंदर टोटल 7 रीजन बना रखे हैं। टोटल 7 रीजन बना रखे हैं। उस रीजन जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कुछ इस टाइप से इन्होंने क्या किए हुए हैं? अपने 7 रीजन बनाए हुए हैं, और हर रीजन का अपना एक क्या बना दिया इन्होंने? हेड बना दिया, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं? रीजनल डायरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आईसीएआई में भी अगर हम देखें, आईसीएआई ने भी क्या किए हुए हैं? रीजन बनाए हुए हैं। कितने रीजन है आईसीएआई के मालूम है? 5। कौन कौन से? सेंट्रल और बाकी चारों दिशाएं, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो भी बनेगी, ठीक है। तो टोटल हम कौन से रीजन में आते हैं? हम कौन से रीजन में आते हैं? सेंट्रल में। तभी हमारा जो, अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर देखें तो वो कहां से स्टार्ट होता है? CRO से। अगर कोई क्या होगा? नॉर्थ में होगा तो उसका कहां से स्टार्ट होगा? NRO से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही एमसीए को भी क्या किया गया है? टोटल 7 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, और हर रीजन का अपना एक क्या बना दिया? हेड बनाया हुआ है, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं? रीजनल डायरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, अब हर रीजन के अंदर एरियाज बांट रखे हैं, जिसके अंडर में कौन आते हैं? आरओसी आते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा लेन देन होता है लगभग, मतलब हर कंपनी का, जिसको भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, जिसको भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने हैं, तो वो हम किसके पास करवाते हैं? आरओसी के पास। अगर हम बीकानेर की बात करें तो हमें कहां पे सबमिट करवाना पड़ेगा? जयपुर के अंदर। हमारा आरओसी कहां पर बैठे हैं? जयपुर में बैठे, हमें जयपुर में सबमिट करवाना पड़ेगा। हालांकि सब काम आज की डेट में क्या चलता है? ऑनलाइन। तो ऐसे जाके सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। एमसीए की साइट बनी हुई है MCA 21 के नाम से, ठीक है, वहां पे हम क्या करवा सकते हैं?
सबमिट करवा सकते हैं। अब इंडिया के अंदर इस तरीके से टोटल कितने आरओसी है लगभग, वैसे तो क्या किया गया है, हर स्टेट का अपना एक आरओसी है, तो कितने आरओसी होने चाहिए, 29, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में आरओसी कितने हैं, 22। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ये असम, मेघालय, ये इधर छोटे छोटे जो बना रखे हैं ना, तो उनका क्या बना दिया, एक आरओसी बना दिया, उन सभी का मिला के एक आरओसी बना दिया सिक्किम के अंदर, ठीक है। अब बाकी के, हालांकि अब नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि हर स्टेट का अपना एक आरओसी है, लेकिन कुछ स्टेट का एक बना दिया, 5-7 स्टेट का मिला के एक बना दिया, और कुछ स्टेट, 2 स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है, एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी बना दिए, जैसे कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है वो 2 आरओसी है, एक पुणे में और एक मुंबई में। ऐसे ही तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पे भी 2 आरओसी है। तो नॉर्मली अब टोटल अगर इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया में कितने आरओसी हो गए, 22 आरओसी इन्होंने कुल मिला के बना रखे। ये एमसीए का कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के अंडर में क्या है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपनी से रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एमसीए। अब इसको अगर कोई भी लॉ लेकर आना है तो ड्राफ्टिंग जो की जाती है लॉ की, वो किसके द्वारा की जाएगी, इस डिपार्टमेंट के द्वारा, एमसीए के द्वारा क्या की जाएगी, ड्राफ्टिंग। एंड देन इस लॉ को कहां पर पेश किया जाएगा, इस ड्राफ्ट को कहां पर पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में पहले लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, और देन फाइनली किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। मेरे को एक बात बताना, क्या गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन के लोग भी बैठे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो खुद के कैबिनेट बनाए हुए हैं, जनरली हो सकता है उसमें भी आप किसी और को लेके आ जाओ, लेकिन जनरली उसमें क्या करते हैं, खुद के ही जो मिनिस्टर्स होंगे उन्हीं को, या एमपीज होंगे उन्हीं को वहां पे क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और वहां पे जीतने हारने की कोई मतलब नहीं है, कोई एमपी जीता था या कोई हारा था, इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने कैबिनेट के अंदर उनको लेकर आ सकते हो। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट के अंदर पास करवा दिया, एंड देन फाइनली किसके पास ले जाते हैं, इतना तो पड़ा ही होगा, प्रेसिडेंट के पास। वहां से उन्होंने क्या करवा लिया, साइन, देन वो फाइनली क्या बन गया, एक्ट। ये तो बात हुई किसकी, एक्ट की। तो ऐसा ही सेम कंपनीज एक्ट के साथ में हुआ होगा, ऐसा ही सेम इनकम टैक्स एक्ट के साथ में भी हुआ होगा, उसका अपना अलग डिपार्टमेंट है, वहां से पास हुआ होगा। तो ये तो हो गया एक्ट। क्या सिर्फ यही लॉ है हमारे लिए? नहीं, हमारे लिए लॉ में और क्या इंक्लूड होगा, रूल्स भी। क्या रूल्स क्या होते हैं, रूल्स जो है वो कौन बनाती है, किस चीज के लिए बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन के लिए। देखो, हमारे इंडिया के अंदर 3 अथॉरिटी है जो आप लोग फाउंडेशन में पढ़ के भी आए थे। एक होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और एक होती है जुडिशियल अथॉरिटी। ये 3 अथॉरिटी होती है। तो जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है उसका काम क्या है, उसका काम लॉ बनाना है ना, तो वो हमारे लिए कौन है, पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव अगर इंडिया के लिए बात करें तो वो कौन है, पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। एंड सेकंड काम क्या है, एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये कौन है, हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है। पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो बना दिया, उस लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करवाया जाए ये कौन देखेगा, ये गवर्नमेंट देखेगी। और अगर आपने देखा हो, जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करूं, जिसके अंदर हमारे क्या बताए हुए हैं, सारे ट्रैफिक के रूल्स बताए हुए हैं, वो तो एक्ट ने बता दिए, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करे लोग, पूरी पब्लिक इसको माने, इस लॉ को, ये कौन कर रहे हैं, पुलिस खड़ी रहती है ना वहां पे चौराहे पे, मामा जी खड़े रहते हैं, तो वही देखते हैं ना इसको कि इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और पुलिस किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करवा रही है, कंट्रोल करवा रही है। ऐसे ही कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट तो बन गया, उसके अंदर रूल बना दिया गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी। अच्छा, कंपनी का मेमोरेंडम के अंदर कंटेंट बता दिया गया, लेकिन वो कंटेंट सही है या गलत ये चेक करने वाला कोई इंसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। और ये कौन बताएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं। अगर हम बात करते हैं ना 148 सेक्शंस की, तो ये 148 सेक्शंस टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइड है। और अगर 470 सेक्शंस की बात करें तो ये टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइड है।
तो अब जो 10 चैप्टर्स हैं, ये हर चैप्टर अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो चलो, तो ये टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 29। हमें तो कितने पढ़ने हैं? 10 पढ़ने। उसमें पहला चैप्टर तो है प्रिलिमिनरी, इसमें तो कुछ खास होता ही नहीं है। प्रिलिमिनरी में तो 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 किसका है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा किसका है? डेफिनेशंस का। ठीक है, मतलब सेकंड सेक्शन के अंदर क्या बताई जाती है? डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग देखो, क्या लिखा हुआ है इसमें? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी सेकंड चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड बातें होंगी इस चैप्टर के अंदर? इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बातें होंगी, और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी इसमें। ऐसे ही थर्ड चैप्टर देखें तो थर्ड चैप्टर में, कंपनीज एक्ट के थर्ड चैप्टर में क्या बताया हुआ है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब इस चैप्टर में सिंपल क्या पढ़ा जाएगा? प्रोस्पेक्टस के बारे में और सिक्योरिटीज कैसे अलॉट होती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें हमें। तो मतलब हर चैप्टर की हमें क्या दी हुई है? एक हेडिंग दे रखी है। जितने भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर की हमारे पास क्या है? हेडिंग है। और उसी हेडिंग से हमें क्या मालूम चलेगा कि उस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। और अब जैसे इन सेकंड चैप्टर किसका था बताओ? अरे सेकंड चैप्टर किसका था? इनकॉर्पोरेशन का। तो अब उसमें ये तो लिख दिया गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, उसके अंदर मेमोरेंडम भी पढ़ लेंगे, आर्टिकल भी पढ़ देंगे। लेकिन इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया कैसे जाए, ये कौन बताएगा? इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई? रूल्स लेके आई। वो रूल्स के थ्रू बताया उसने, पक्का। ऐसे ही थर्ड चैप्टर किसका था? प्रोस्पेक्टस का। अब क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर आप सोचो तो क्या प्रोस्पेक्टस आपको लगता है कि कोई भी कंपनी ऐसे ही सीधा ही पब्लिश कर देती होगी, या उसको चेक करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। चेक कौन करेगा? हाँ, एक तो करता है सेबी, ठीक है, सेबी के पास जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाता है, एक आरओसी के पास भी जाता है, वो भी देखते हैं। अब ये आरओसी कैसे चेक करेगा? इसके लिए क्या बनाया? रूल बनाया। ठीक है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, कैसे फाइल करने पड़ेंगे। अगर एक बात बताओ, अगर आपने नई सिक्योरिटीज अलॉट कर दी है तो क्या आपको आरओसी को बताना पड़ेगा? बिल्कुल बताना पड़ेगा। कंपनी के अंदर अगर एक पत्ता भी हिल गया ना, आपको बताना पड़ेगा आरओसी को। कुछ भी चेंज हो गया अगर कंपनी के अंदर, आपने डायरेक्टर चेंज किया, आपने अपनी शेयर कैपिटल चेंज किया, आपने अपना आर्टिकल चेंज किया, आपने अपना मेमोरेंडम चेंज किया, कुछ भी चेंज करो, आरओसी कहता है पहले मेरे को बता के जाओ। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, आरओसी कहता है मेरे को बताओ। आपने अपनी कंपनी का ऑडिटर लेके आए, आरओसी कहता है मेरे को बताओ। तो आरओसी को तो हर चीज बतानी है, वो तो हमारी मम्मी है। जो भी काम कर लो मम्मी को बताना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कई बार मम्मी डांट दे तो फिर, मतलब आरओसी अगर डांट दे तो किसके पास जाते हैं? पापा के पास भी जाएंगे, पापा भी देखेंगे, किसी को पापा भी बनाएंगे हम, ठीक है। सेबी नहीं है पापा हमारे, ठीक है। सेबी तो चाचा चूचा है, कोई रिश्तेदार है। सेबी हमारे लिए, कंपनीज एक्ट के लिए नहीं है, वो तो रिश्तेदार है हमारे। हाँ, तो अगर हम किसकी बात करें तो आरओसी को सब कुछ बताना पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, बताएंगे कैसे? ऐसे जाके उसको बोल के आएंगे देखो हमने शेयर कैपिटल चेंज कर ली है, बोलो उसको ऐसे बोल के आएंगे क्या? बोलो जा पना तोहफा कबूल करो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, हमने शेयर कैपिटल चेंज कर दी है, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा ना, उसको ऐसा कुछ बोल के। तो हम तो उसको क्या कहेंगे? कोई ना कोई फॉर्म चाहिए हमें, और वो कौन से फॉर्म होंगे वो कौन बताएंगे हमें? रूल्स। क्योंकि ये लॉ इंप्लीमेंट करवाने की बात हो रही है, यहां पे कोई नया लॉ नहीं बन रहा है, रूल्स के अंदर कोई नया लॉ नहीं बनता। जो लॉ बना हुआ है उसी को ही हम कैसे इंप्लीमेंट करवाएं ये बताते हैं हमें रूल्स। तो क्या हमें सर एक्ट पढ़ना है या रूल्स? हमारे सिलेबस का क्या पार्ट है? दोनों, हमें दोनों ही पढ़ने हैं। एक तीसरा और क्या होता है? ऑर्डिनेंस। अब ये क्या होते हैं? एक टेम्परेरी लॉ,
एक टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, एक एक्ट है सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट ये किसके लिए एक्ट आया? बैंकिंग कंपनीज के लिए। बैंकिंग कंपनीज को क्या आती थी? प्रॉब्लम्स आती थी। क्या प्रॉब्लम्स आती थी? लोग पहले क्या करते थे, देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैंक से पहले की अगर बात करूं, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब तो एक्ट आ चुका है, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या प्रॉब्लम थी मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। देखो कोई भी एक्ट तभी आता है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। बिना प्रॉब्लम के एक्ट नहीं आएगा। बताओ आपके चलने में कोई प्रॉब्लम है? चलने पे कोई एक्ट आया आज तक कि नहीं ऐसे चलना पड़ेगा? आपके ब्रश करने में कोई आया एक्ट कि ब्रश ऐसे करना पड़ेगा? लेकिन एक बात बताओ, गाड़ी चलाने के लिए एक्ट आया या नहीं आया? आया, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं और अगर ऐसे बिना लॉ के अगर हम चलाएंगे देन क्या होंगे? एक्सीडेंट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी क्या लेके आते हैं? कोई ना कोई लॉ लेके आते हैं, तभी कोई एक्ट लेके आते हैं। बिना प्रॉब्लम्स के एक्ट नहीं आएगा कोई भी। बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया होगा? क्योंकि उससे पहले झगड़े होते होंगे। बोलो उससे पहले झगड़े होते होंगे, कौन सा कंसिडरेशन, पहले कोई बातें नहीं होती होंगी, लेकिन वो लेके आए। उसके बाद में क्या डिस्कस हुआ? बोलो उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया ना। ऐसे ही सारफेसी एक्ट आया। सारफेसी में क्या प्रॉब्लम होती थी? लोग बैंकिंग कंपनी से लोन ले लेते थे, रुपए ले लेते थे। अब उसके बाद में जो मतलब आपको सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है। अब सिक्योरिटी मान लेते हैं, ये घर जो है इस आदमी ने क्या कर दिया, इस बैंकिंग कंपनी के पास ये घर रख दिया गिरवी। अब ये गिरवी रखा है, एक बात बताओ, क्या इस घर के कागज इस आदमी ने बैंकिंग कंपनी के नाम कर दिए होंगे? नहीं भाई, घर तो इसके नाम पे नहीं हुआ भाई। घर कब होता है किसी के नाम पे? जब रजिस्ट्री हो जाए उसके नाम पे। तो सामने अब ऐसा थोड़ी ना कि ये आदमी इसके नाम पे रजिस्ट्री कर देगा बैंकिंग कंपनी के नाम पे, नहीं। अब होता क्या था, अब घर तो बैंक उठा के लेकिन जा नहीं सकता। होता यह था कि बैंकिंग कंपनी लोन दे देती थी, बाद में ये लोग लोन चुकाते नहीं थे और कहते थे आप घर बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि आप इसके ओनर ही नहीं हो। भाई मैं कोई भी चीज कब बेच पाऊंगा? जब मैं किसी चीज का ओनर हूं। लीगल टाइटल अगर मेरे नाम पे होगा तभी मेरे पास सेल करने का राइट है। मेरे पास लीगल टाइटल ही नहीं है तो बैंकिंग कंपनी फंस जाती थी, हमेशा हमेशा फंस जाती थी, क्योंकि उसके नाम पे लीगल टाइटल ही नहीं होता था। क्योंकि वो तो सिर्फ क्या रखते थे, गिरवी, कागज रख लेते थे अपने पास। अब कागज तो वो कहीं से दोबारा कहीं और से भी निकलवा लेगा। बोलो, तो ये प्रॉब्लम आती थी। इसके लिए क्या एक्ट लेके आए? सारफेसी। ये एक्ट बाद में बना, ये पहले क्या बना? ऑर्डिनेंस। ये पहले क्या बन के आया? ऑर्डिनेंस बन के आया, क्योंकि ये इमरजेंसी थी बैंकिंग कंपनीज के लिए। बैंकिंग कंपनीज को इसकी बहुत जरूरत थी। अब ये ऑर्डिनेंस कैसे बना? तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो पार्लियामेंट में पेश करने की बजाय डायरेक्ट इसको कहां लेके चली गई? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ने जैसे ही क्या कर दिया, इस पर साइन कर दिया, ये क्या बन गया? ऑर्डिनेंस। लेकिन ये ऑर्डिनेंस तो बन गया वहां पर, लेकिन ये ऐसा नहीं है परमानेंट लॉ होता है। ऑर्डिनेंस जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। जब नियर बाय क्या ना हो, कोई पार्लियामेंट का सेशन ना हो, जब नियर बाय कोई पार्लियामेंट का सेशन ना हो और उस टाइम पे लगता है कि देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस केस में हम डायरेक्ट किसके पास चले जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन कोई आने वाला होगा तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं? इस लॉ को संसद में लेकर चले जाते हैं एंड देन वो फाइनली क्या बन जाता है? हमारा एक्ट बन जाता है। तो हमें एक बात बताना, क्या लॉ और एक्ट में कोई डिफरेंस है या सेम है? तो लॉ में तो ये सब कुछ इंक्लूड है। लॉ में एक्ट भी इंक्लूड है, लॉ में रूल्स भी इंक्लूड है, लॉ में ऑर्डिनेंस भी इंक्लूड है, लॉ में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजन भी इंक्लूड है, लॉ में नोटिफिकेशन, सर्कुलर, बहुत कुछ चीजें हम इसमें और पढ़ेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं चर्चा करूंगा। ये जब हमारा क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या जीसी एक्ट आएगा, उसमें हम इसको और ज्यादा अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो इतना क्लियर है, लॉ और एक्ट में कोई डिफरेंस है या ये सेम है? ये अलग है। चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, है ना, बहुत भारी हो गया आज तो। हाँ चलो, तो अब हम किस पे आते हैं? हमारा एक चैप्टर है डिविडेंड का नाम, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये हम हमारा कंपनीज एक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो सेक्शन 123 से लेके 127 तक इस चैप्टर में हमें रीड करने हैं। ये चैप्टर नंबर है आपका 8। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताना, डिविडेंड का मतलब क्या?
शेयर इन प्रॉफिट। क्या चीज? 7 है 8 है ये। ओह, एक डंडी और लगेगी क्या? ये लो बस। और मेरे को लगा बहुत तगड़ा डाउट है कोई। हाँ, अच्छा, डिविडेंड का मतलब क्या? शेयर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स में जो भी हिस्सा मिलेगा शेयर होल्डर्स को, वो क्या माना जाएगा? डिविडेंड। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, शेयर होल्डर और मेंबर में कोई डिफरेंस? तो वो मेंबर नहीं है? पूरे मेंबर, आधे मेंबर का क्या मतलब है? हाँ, मेंबर जरूरी थोड़ी ना शेयर होल्डर हो। तो मेरे को ये बताओ, ऐसा कोई आदमी जो मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है? एम्प्लॉय को दो तो वो मेंबर नहीं है, तो शेयर्स मिल गया, शेयर होल्डर नहीं है। हाँ, नालायक, ये कौन सा, ये क्या बात कर रहे हो बताओ? कोई डिफरेंस नहीं है शेयर होल्डर और मेंबर में। हाँ बोलो, नालायक को 11वीं से पढ़ते आए हो, कंपनी बीएस से स्टार्ट की थी, फिर अकाउंट्स में आ गए। बीएस में नहीं आती कंपनी? हाँ, तो फिर 11th में आती है ना। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं क्या है? डिफरेंस तो है। अगर एम्प्लॉय के पास शेयर है तो उसको मेंबर नहीं मानेंगे। क्यों? वो वोटिंग नहीं कर सकता? क्या एम्प्लॉय के पास, जिसके पास शेयर्स है, क्या वो वोटिंग नहीं कर सकता? बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, क्या ये मेंबर और शेयर होल्डर में कोई डिफरेंस है या ऐसे ही बोल देते हैं बस? ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। अरे मेरे को पता हो तो मैं तुमसे थोड़ी इधर पूछने आता, बताओ। हाँ है तो बता क्या। चलो मैं बताता हूं अभी, सुको पे। हाँ, मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूं आपका, इतना डिफरेंस जो आपने बताया मेरे को। चलो अभी आओ, शेयर होल्डर और मेंबर में डिफरेंस है या नहीं है? है, डिफरेंस है। सुनो कैसे डिफरेंस है, सुनो डिफरेंस है। एक आदमी जिसने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, जिसके पास में शेयर्स है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे कोई बाहर का हो, कोई भी आदमी हो, वो शेयर होल्डर तो है ही। शेयर होल्डर का नाम से ही क्लियर है, तो वर्ड से ही क्लियर आ रहा है, जो शेयर होल्ड कर रहा है वो कौन है? शेयर होल्डर है, सिंपल सी बात। लेकिन मेंबर कब बनेगा वो आदमी, या मेंबर कब होगा? अब आप लोगों ने थोड़ा बहुत फाउंडेशन में पढ़ा था कि जब कंपनी क्या अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाती है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। पढ़ा था ये? जब कंपनी कोई इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट क्या होता है? आपका मेमोरेंडम, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम के अंदर कुछ कंटेंट होता है। क्या कंटेंट होता है उसमें? नाम लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, सिचुएशन या डोमिसाइल क्लोज उसको बुलाते थे हम, लाइबिलिटी क्लोज होता था उसमें, एसोसिएशन क्लोज। अच्छा चलो ठीक है, क्या ऐसा कोई क्लोज होता है मेमोरेंडम के अंदर जिसमें आप सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के नाम लिख के भेजो? नहीं होता। सब्सक्रिप्शन क्लोज उसको बुलाते थे आप, ठीक है? नहीं पढ़ा आपने तो एसोसिएशन वर्ड बुलाते हो। मेरे को पता नहीं आपकी फाउंडेशन की बुक में क्या वर्ड लिखा है उसने, ठीक है? तो एक मेमोरेंडम के अंदर एक ऐसा आपका क्लोज होता है जिसमें आप क्या लिखकर भेजते हो? अपने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के नाम भेजते हो। बेसिकली वो आपके क्या होते हैं? कभी 2 हो सकते हैं, कभी 7 हो सकते हैं, कभी 1 हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग। कि अगर आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 7 लोगों के नाम भेजने पड़ते हैं वहां पे। तो वो 7 लोग जिस दिन कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई, वो 7 लोग कंपनी के क्या बन गए हैं? मेंबर बन गए हैं। क्या शेयर होल्डर बने? नहीं, क्योंकि अभी उनके पास हाथों हाथ शेयर थोड़ी ना आ गए। कंपनी शेयर्स कब इशू करेगी?
एक बात बताओ, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई कब? 25 तारीख को। बताओ 25 तारीख को कंपनी भी वेट कर रही थी कि हम 25 को इनकॉर्पोरेट होंगे, हाथों हाथ शेयर्स भी इशू कर देंगे। बोलो, या शेयर इशू करने में थोड़ा टाइम लग सकता है? शेयर इशू करने में थोड़ा टाइम तो लग ही सकता है ना, 10 दिन 15 दिन। मैं आपको बता दूं, ये आपको एटलीस्ट 2 महीने में क्या करने पड़ते हैं? शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। सॉरी, एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम है ये, ठीक है। मैक्सिमम 2 महीने में आपको क्या करने पड़ेंगे? शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब अगर मैक्सिमम 2 महीने में, तो हो सकता है 10 दिन बाद किए हो कंपनी ने शेयर्स, हो सकता है 20 दिन बाद किए हो सकता है महीने भर बाद किए हो। तो एक बात बताना, महीने भर तक वो आदमी जिसका नाम किसमें आ रहा था? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के अंदर आ रहा था, वो आदमी कंपनी का मेंबर है या नहीं है? मेंबर तो वो उसी दिन बन गया था जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन क्या वो शेयर होल्डर बना? नहीं, शेयर होल्डर नहीं बना, वो शेयर्स थे ही नहीं उसके पास महीने भर तक। तो क्या डिफरेंस है या नहीं है? इसके अलावा एक आपको और बताता हूं, आप लोगों ने पढ़ा था गारंटी वाली कंपनी कोई, है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब एक बात बताना, जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या वहां पे शेयर्स होते हैं? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब नॉर्मल वो सीधी गारंटी वाली कंपनी है, तो उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो क्या वहां पे कोई शेयर होल्डर होगा? नहीं होगा, शेयर्स ही नहीं है तो फिर शेयर होल्डर कहां होगा? लेकिन एक बात बताना, उस कंपनी के अंदर जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम या जिन्होंने भी गारंटी दी, क्या वो कंपनी के मेंबर्स है या नहीं है? मेंबर्स तो है ही वो, ऐसा थोड़ी है कि वो मेंबर्स नहीं है। बोलो, तो क्या शेयर होल्डर और मेंबर में डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? है यहाँ पे डिफरेंस। इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंस है, लेकिन वो जब हम हमारे पास पूरी डिटेल में, जब हम पहले मेंबर्स वर्ड को समझ लेंगे। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अंदर मेंबर वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। शेयर होल्डर की कोई डेफिनेशन नहीं है। शेयर होल्डर तो जनरली हम ऐसे ही बुलाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर की कोई डेफिनेशन नहीं है। शेयर होल्डर तो सिंपल जिसने शेयर होल्ड किया हुआ है, लेकिन हाँ, डेफिनेशन किसकी दी गई है? हमें मेंबर की डेफिनेशन जरूर दी गई है कि कंपनी के अंदर मेंबर कौन होगा। अब एक बात बताना, हम बात कर रहे थे डिविडेंड की, कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड किसको मिलता है? मेंबर को कि शेयर होल्डर को? मेंबर को नहीं मिल सकता। अच्छा, जिस गारंटी वाली कंपनी में डिविडेंड इश्यू नहीं हो सकता? हाँ, शेयर से नहीं। तो ये किसने बोला कि डिविडेंड इज इक्वल टू शेयर? आज तक कहीं पढ़ा? प्रॉफिट में शेयर की बात करते हैं हम, कोई शेयर कैपिटल की बात नहीं करते हैं। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट्स में शेयर की बात करते हैं हम कोई शेयर कैपिटल की बात थोड़ी ना करते हैं कभी। शेयर इन प्रॉफिट्स बात होता है, या पेमेंट टू शेयर होल्डर बात करते हो आप? शेयर इन प्रॉफिट की बात करते हो ना। तो क्या डिविडेंड नहीं होता है क्या गारंटी वाली कंपनी? होता ही है यार, क्या दिक्कत है इसमें? नॉर्मली तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे होता ही है, बोल तो रहा हूं, बता तो दिया, अब और क्या बताऊं? गारंटी वाली कंपनी में भी डिविडेंड तो डिक्लेयर होगा, कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं। बताओ, तो गारंटी वाली कंपनी में भी डिविडेंड हो सकता है। लेकिन जनरली हमने क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्वेश्चन ही कौन से आए हैं, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारे क्वेश्चन ही हमेशा शेयर कैपिटल वाले आए हैं, उन्हीं को ही हम डिविडेंड देते हैं। पक्का। एक दूसरी बात और, एक बात और पूछ रहा हूं मैं, एक कंपनी की फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू, ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ये शेयर्स अभी मार्केट में चल रहा है 50 रुपए का। कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, मेरे को बताना किस अमाउंट पर पे किया जाएगा? 10 पर या 50 पर? 10 पर फेस वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर? बोलो हाँ या ना। अगर कंपनी कह रही है जी हमने 20% डिविडेंड पे किया, इसका मतलब 2 रुपए। बोलो ये सही है ना, समझ आती है बात? तो अगर नॉर्मली, ध्यान रखना, नॉर्मली जो डिविडेंड है वो किस पर पे किया जाता है? फेस वैल्यू पर। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं हो रहा क्या? 50 रुपए दिए यार, 2 रुपए मिले, मार्केट प्राइस तो 50 है। गुडविल है कंपनी की, ये क्या मतलब है? कुछ भी कहीं भी चेपो है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होता क्या? देखो जनरली जो है वो डिविडेंड
किस पे दिया जाता है? नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, ये मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये भी तो हो सकता है 50 पर दे दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बोलो क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या कि 50 पर डिविडेंड चला जाए? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने आर्टिकल्स में लिखना पड़ता है कि हम मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के अलावा किसी और वैल्यू पर हम क्या देंगे? डिविडेंड देंगे, ठीक है। चलो पहले तो अपनी इतनी बात कि नॉर्मली मुझे ये बताना कि नॉर्मली डिविडेंड हम किस वैल्यू पर देते हैं? फेस वैल्यू पर हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है। चलो डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? देखो आज तक आप लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते आए हो? शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे एंट्री करेगा, है ना। आज हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और एंट्रीज नहीं पढ़ेंगे हम कोई, हम कुछ प्रोसीजर पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग, क्योंकि इस डिविडेंड का नाम क्या है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो पहली बात तो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे होता है? कौन डिक्लेयर करेगा ये डिविडेंड? डिक्लेयर कौन करेगा? कंपनी को। चलो हमारी कंपनी बनाते हैं, हमारी कंपनी का नाम क्या है? बोलो कौन सी लिमिटेड? चिंटू दादा लिमिटेड, हाँ चिंटू लिमिटेड। अच्छा ठीक है, तो हमारी कंपनी का नाम क्या है? चलो चिंटू लिमिटेड। चिंटू लिमिटेड के अंदर हमारे डायरेक्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? लड़की है लड़का है? सिमरनजीत, हाँ ठीक है। अच्छा और अरे तो एक ही डायरेक्टर थोड़ी ना, हमारी कंपनी इतनी छोटी थोड़ी ना है, 1% कंपनी कैसी है? गलत बोल रहे हो, जरूरी थोड़ी ना है। हाँ और क्या नाम है? चलो एक हमारी कंपनी में और डायरेक्टर कौन है? मिहिर, ठीक है। और एक तीसरा डायरेक्टर और चाहिए, एक डायरेक्टर और चाहिए, एक फीमेल डायरेक्टर भी होना जरूरी है कंपनी में। नाम सेम हो जाएंगे, सिमरनजीत सिमी, नाम कोई दूसरा दो। चलो काकी, ठीक है। तो ये तीन, अच्छा ये तो लड़की है, ठीक है। तो एक फीमेल डायरेक्टर है हमारे लिए। क्या चीज? अरे ये बाल है ना, ये लड़की है ऐसे पता, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी के क्या है? 3 डायरेक्टर हैं। अब पहले सुनो, हमारी कंपनी के अंदर इस साल, कौन सा साल था ये? 2000, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ, चलो 20-21 की बात, 20-21 तो समझ नहीं आएगा, फिर यूं 19-20 ले लेते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 19-20 अभी क्या हुआ है? खत्म हुआ है। आज तारीख क्या है? बोलो आज क्या तारीख है? नहीं, आज तारीख है, आपको क्या माननी है? 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020। अभी एक बात बताना, इस टाइम तक क्या कंपनी को यह मालूम चल चुका होगा कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं? इस तारीख तक बताना, 15 जुलाई तक। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां तक तो बन गए होंगे यार। बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कौन से ईयर के? 31 मार्च 2020 तक के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलो मानने में 2 महीने लग भी गए, ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया। अब 15 जुलाई 2020 आ गया है। 15 जुलाई 2020 को कंपनी के डायरेक्टर्स लोग देख रहे हैं कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट्स मिले 500 करोड़ के। हमारे डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बाकी हम लोग कौन है? हम लोग तो शेयर होल्डर है, ठीक है, मतलब हम लोग तो मेंबर है, ओनर है, कंपनी के मालिक है, हम बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताओ, अभी तक क्या हमारे पास ये न्यूज आई है 500 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट हो चुके हैं? अभी तक हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अभी सिर्फ डायरेक्टर के पास पड़े हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो डायरेक्टर के पास पड़े हैं, पब्लिक में इश्यू नहीं हुए। लोगों को नहीं पता अभी कंपनी के कितने प्रॉफिट्स है कितने नहीं है। अब 500 करोड़ के प्रॉफिट है, डायरेक्टर लोग क्या सोचेंगे कि यार कुछ डिविडेंड ओनर्स को दे देते हैं, बच्चों को नहीं, ओनर्स को दे देते हैं। बताओ, मालिक है तुम्हारे, ध्यान रखना। हाँ नौकर रखे हुए इधर, डायरेक्टर हो, ध्यान रखना, तुम फालतू बात नहीं करने का। हाँ
चलो, तो 500 करोड़ के प्रॉफिट है। अब डायरेक्टर लोग सोच रहे हैं कि कुछ डिविडेंड हम किनको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को पे कर देते हैं। लेकिन बताओ क्या ये डायरेक्टर सारा का सारा डिविडेंड पे कर दे? 500 का 500 करोड़, क्या 500 करोड़ सारा का सारा दे दे? डबल डबल कैसे दे दोगे? है ही कितने? कुछ तो रखोगे। बोलो, कंपनी को देखो, अगर आगे बढ़ाना है कंपनी को तो कुछ तो पैसा आपको कंपनी में वापस लगाना पड़ेगा ना। बोलो, जितना लगा हुआ है उतना ही अगर लगा के रखोगे तो कंपनी उतना ही परफॉर्म करेगी जितना आज तक करती आई है। अगर उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना है तो मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। पैसा भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट्स आज तक अभी हुए हैं हमारे 500 करोड़ के इस साल जो प्रॉफिट हुए, तो इसमें से डायरेक्टर लोग सोचते हैं कि आगे आने वाले सालों में हमें 300 करोड़ की तो जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो 300 करोड़ तो क्या कर लिए जाएंगे? रिटेन। 300 करोड़ तो क्या कर लिए गए? रिटेन। बाकी के 200 करोड़ कहां बांट दिए? गरीबों में। हाँ, बाकी के 200 करोड़ कहां बांट दिए जाएंगे? शेयर होल्डर्स को बांट दिए जाएंगे। ठीक है, एक बात बताना, क्या बिना मालिकों से पूछे 200 करोड़ कंपनी के अकाउंट से बाहर निकाल ले? बोलो, 200 करोड़ बिना मालिकों से पूछ के ऐसे थोड़ी ना कर सकते यार। मालिक से तो पूछना पड़ेगा, पैसा बाहर निकालना है कंपनी से तो मालिक से पूछे या ना पूछे? पूछेंगे। तो सबसे पहले देखो होगा क्या, ये जो 300 करोड़ या 200 करोड़ का डिसाइड हुआ, ये कहां पे डिसाइड हुआ? डायरेक्टर लोगों ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया? ये डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया। इसके लिए क्या होती है? डायरेक्टर्स लोगों की मीटिंग होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होते हैं? मैटर को डिस्कस किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी अगर होगी तो क्या पास हो जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो क्या हो गया है? अप्रूव हो गया है। जो प्रपोजल रखा गया था, प्रपोजल किसने रखा था? किसी एक डायरेक्टर ने, एंड बाकी के डायरेक्टर्स ने उसको क्या किया? अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन यहां पर क्या हो गया? पास हो गया। अब ये तो हो गया डायरेक्टर्स की तरफ से। डायरेक्टर्स ने यहां पे अब ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है क्या? नहीं, डिक्लेयर नहीं किया। इसको हम डिक्लेयर्ड डिविडेंड नहीं बुलाते, इसको हम ये बुलाते हैं कि ये डिविडेंड डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है। किनके सामने? शेयर होल्डर के सामने। इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। तो डायरेक्टर्स ने यहां पे ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के सामने एक प्रपोजल रखा है कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि 200 करोड़ एज अ डिविडेंड क्या कर दिया जाए? डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहां पे अब शेयर होल्डर्स को अप्रूवल देने, तो शेयर होल्डर्स कैसे अप्रूवल देंगे? सभी शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा। और बोलो, सभी शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा या एक दो को बुलाएंगे? सभी शेयर होल्डर्स को। तो डायरेक्टर लोगों ने बुलाया एक एनुअल जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग बुलाई। ठीक है, एक जनरल मीटिंग बुलाई, एनुअल जनरल मीटिंग। इसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि एजीएम क्या होती है। तो एक जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स को बुलाया गया। मीटिंग में सारे के सारे कौन बैठे हैं? शेयर होल्डर्स बैठे हैं। ठीक है, यहां पे कौन है अभी? ये कौन खड़ा है? इस मीटिंग का चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब जो मीटिंग को आगे चलाएगा। मैं कैसे बन गया चेयरपर्सन? मेरे को आप लोगों ने ही सेलेक्ट किया है। ठीक है, हाँ सर, सेलेक्ट कर दिया हमने। तो यहां पे मेरे को पता चला कि डायरेक्टर लोगों ने बोला हुआ है क्या कि 200 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो आप सभी लोग कौन हो? शेयर होल्डर्स हो। मैं आपसे पूछता हूं, बताना क्या 200 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए? हाथ ऊपर करो, जिनको भी हाँ है, जिनकी ना है वो नीचे ही रखो। अले कोई भी नहीं है? अच्छा, अरे नालायको, ये पैसा तुम्हें ही मिलने वाला है। हाँ बोलो, ये पैसा तुम्हें ही मिलने वाला है। तो बताओ, डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो? एक बार मिलेगा, एक बार सभी का एक एक हाथ को। लड़कियों को डिविडेंड चाहिए नहीं, मिलेगा भी नहीं। हाँ ठीक है, अब लड़कों में क्या चाहिए? अपना डिविडेंड चाहिए। फिर भी ये क्या हो गया? रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? मैं कोई दूसरी कभी टेक्निक बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा ये टेक्निक कैसे पास हुआ। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो वोटिंग भी ना दो तरीके से होती है। एक तो होती है बाय शो ऑफ हैंड। बाय शो ऑफ हैंड का मतलब वास्तव में वोटिंग ऐसी होती है कि जिसको भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है ऐसे हाथ ऊपर करो, जो इस काम में राजी है तो ऐसे हाथ ऊपर करेंगे, जिसको नहीं है वो ऐसे नीचे रखेंगे। जैसे अभी आप लोग ज्यादातर राजी नहीं थे, तो मेरे क्या जाता है? मेरा थोड़ी ना घाटा हो रहा है, 200 करोड़ तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ,
चाहिए भी नहीं। चलो, अरे चलो एक बात सुनना अभी। अगर मान लेते हैं कि ये 200 करोड़ का क्या हो जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता। यहां पे आप लोग भाई अभी तो बड़े कंजूस निकले आप, ठीक है, आप लोग कंपनी का भला चाहते हो कि कंपनी आगे बढ़नी चाहिए, हमें क्या, हमारे पास तो वैसे भी पैसे खूब है। हाँ ठीक है, तो 200 करोड़ अभी ये क्या कर दिए गए, नहीं रिजर्व नहीं, अभी ये क्या कर दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो जाता। अगर यहाँ पे जितने भी आप बैठे हो, अगर मेजोरिटी क्या कर देती, इसको अप्रूव कर देती। मेजोरिटी का मतलब किससे होता है? अच्छा, एक बार दोबारा से वोटिंग करवाऊं क्या मैं? मेरे को एक बात और बतानी है, पहले ये बताना कितने लोग फेवर में है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए। अब सही लोग भाई जिनको वास्तव में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग क्या कह रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। अच्छा, कितने लोग अगेंस्ट में है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए? अच्छा, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सुनो हुआ क्या, अब मैंने तो दोनों तरफ से वोटिंग करवाई कि कितने वोट क्या है फेवर में और कितने वोट अगेंस्ट में है। तो अब 8 लोगों ने तो क्या किया है, फेवर में, और एक इंसान पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, ये क्या था, अगेंस्ट में था। ये क्या था, अगेंस्ट में था। बाकियों का पता ही नहीं है, बाकी पता नहीं, वो कहते हैं दो ना, तो कोई मतलब है नहीं, फालतू बात देना। हाँ हाँ, ये हाँ सही बात है, ये मीटिंग में खाने पीने ही आए थे। यहां पर अब क्या माना जाए, अब मीटिंग में कितने भी आए हो, ठीक है, मीटिंग में कितने भी लोग आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी बात कर रहा हूं, कि ये डिसीजन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इसकी बात हो रही है। मीटिंग में कितने भी लोग आए हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। अगर वोट इन फेवर क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं वोट अगेंस्ट से, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये डिसीजन मीटिंग के अंदर ले लिया गया है, अप्रूव हो गया है। तो हमारे केस में अभी कितने भी लोग आए हो इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। 8 लोगों ने क्या किया है, फेवर में, एक इंसान जो है वो अगेंस्ट में। तो क्या ये डिविडेंड अब डिक्लेयर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये रेजोल्यूशन पास हो गया। किस वजह से? मेजोरिटी से। अब डिविडेंड के लिए हमें नॉर्मली कौन सा चाहिए होता है, रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वोट्स इन फेवर जो है वो क्या होंगे, एक्सीड करेंगे किससे, वोट अगेंस्ट से। तो यहां पे मान लिया जाता है कि ये डिसीजन अप्रूव हो गया है, तो डिसीजन अप्रूव हो गया। अब डिविडेंड तो डिक्लेयर हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, अब लोगों को पे करना है। आज तक सुनो, आज तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था, और यहीं तक का प्रोसीजर अगर आप किसी को मालूम भी होता तो यहीं तक का मालूम होता कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। अब इसको कैसे पे किया जाएगा, एज पर लॉ के तरीके से ही हमें पे करना पड़ेगा। पहली बात तो बताओ किसको पे करना है, शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो बताओ अभी आप लोग आए हुए हो तो दे देता हूं 10-10 रुपए डिविडेंड, चलो निकलो, जितना भी बनेगा 10-10 करोड़ मान लेते हैं बस। हाँ हाँ, तो यहां डिविडेंड दे के निकाल लेंगे, बोलो, अरे बस बोलो, क्या यहीं पे सबको दे दिया जाए डिविडेंड, जो आए हैं उनके हाथ में चेक पकड़ाओ और निकलोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा सोचो। बहुत सारे लोग तो आए नहीं होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स तो आए नहीं होंगे, तो उनको कैसे मिलेगा फिर डिविडेंड? तो इस तरीके से पे करना सही नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस 200 करोड़ को अब बाकी सब ड्यूटी अब किसकी है, डायरेक्टर्स की। शेयर होल्डर्स का काम हो गया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ डिक्लेयर कर दो। अब बाकी सब काम डायरेक्टर लोगों का है कि वो कैसे पे करेंगे। तो डायरेक्टर लोगों को बोला गया कि एक आप क्या खोलो, सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी का जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसकी बात नहीं हो रही है, ये एक अलग से अकाउंट खोलना है आपको, सेपरेट बैंक अकाउंट। और ये जो 200 करोड़ है, ये जो 200 करोड़ है, ये किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस बैंक अकाउंट के अंदर। ये 200 करोड़ किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, इस बैंक अकाउंट के अंदर। और इस अकाउंट में कितने टाइम तक ट्रांसफर करना है, विद इन 5 days फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 5 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन डिविडेंड क्या हुआ,
डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 5 डेज आपको, या मैं बोल दूं मैक्सिमम 5 डेज है आपके पास, जिसके अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर क्यों ट्रांसफर करवाया इसमें? नॉर्मल बैंक अकाउंट से कर देते ना, क्या दिक्कत थी? बोलो, नॉर्मल बैंक अकाउंट से ही कर देते, क्या दिक्कत थी? प्रॉब्लम क्या होती? अब एक्चुअल में ये सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने का इनका मकसद क्या है कि बाद में ट्रेस हो सके, ट्रेस करने में क्या रहे, आसानी रहे। कि देखो अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट होगा तो उसमें तो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे, परचेज का पेमेंट भी होगा, सेल्स में जो पैसा आ रहा है वो भी होगा, लोन का कोई पैसा है वो भी होगा, तो मतलब अलग अलग बहुत सारे अनगिनत ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे किसके अंदर, नॉर्मल बैंक अकाउंट में। तो उसमें से ट्रेस करना क्या हो जाता बाद में, भाई कल को मान लेते हैं हमने डिविडेंड पे कर दिया और कल को कोई आके शेयर होल्डर कहता है यार मेरे को तो डिविडेंड मिला ही, तो उसको ढूंढना थोड़ा क्या रहेगा, थोड़ा सा तो मुश्किल रहेगा ना। इस अकाउंट में डालने के बाद क्या बोल दिया कि इस अकाउंट में से पैसा सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए ही यूज होगा, सिर्फ एक काम के लिए, डिविडेंड के पेमेंट के लिए, और कहीं पे यूज करना ही नहीं है इस पेमेंट को, सिर्फ एक पेमेंट के लिए। समझ आ रही है बात? तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो 5 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है सर, क्या डिविडेंड पे हो चुका है, क्या शेयर होल्डर्स के पास पहुंच चुका है? अभी तक नहीं, शेयर होल्डर्स के पास नहीं पहुंचा है, अभी तो सिर्फ कंपनी ने एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, यही तो हुआ, एक खाते से निकाल के दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिया। अब ये कहते हैं कि आप क्या करो, इस डिविडेंड को लोगों को पे भी कर दो। कितने टाइम में? विद इन 30 डेज। 30 डेज। और ये 30 डेज कहां से है? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था वहीं से, ये 5 दिन के बाद से नहीं है, ये कहां से है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और ये डिविडेंड हमने कहां डिक्लेयर किया था? एजीएम में। ठीक है, तो वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। पेमेंट टू डिविडेंड, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। तो डिविडेंड कितने टाइम में पे हो गया? 1 महीना नहीं बोलेंगे इसको, 30 दिन, क्योंकि काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है बाद में। ठीक है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी? सर नहीं पे हुआ तो? नहीं पे हुआ तो फाइन तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन वो पैसा, हाँ ब्याज भी मिलेगा। लेकिन बात यह है कि हो सकता है ना, हो सकता है कई बार कंपनी की गलती हो ही ना, कंपनी की गलती हो ही ना। भाई कुछ केस में मान लेते हैं कि कंपनी की गलती हो सकती है, इन्होंने जानबूझ के पे नहीं किया, उसका क्या होगा वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन मैं यहां पे ये नॉर्मल बात कर रहा हूं कि कंपनी की गलती नहीं थी, कंपनी ने शेयर होल्डर के पास में चेक भेजा था, कोई रिसीव करने वाला ही नहीं था। कंपनी ने मान लेते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए क्या करना था, कंपनी को ये डिविडेंड ट्रांसफर करना था, लेकिन जो क्या दिया, अकाउंट नंबर दिया, उसमें 1 डिजिट कम दे दिया शेयर होल्डर ने, गलती रह गई वहां पे। या कोई भी किसी भी टाइप की क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई। 2 रीजन हो सकते हैं डिविडेंड ना पे कर पाने के, या तो हो सकता है कंपनी की खुद की गलती हो, जानबूझ के उसने पे नहीं किया, या हो सकता है कंपनी की गलती नहीं थी लेकिन फिर भी डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर पाई। दोनों रीजन हो सकते हैं ये, पक्का। अब ऐसे केस में ये क्या कहते हैं कि सुनो, अगर क्या रह गया, कोई भी बकाया डिविडेंड रह गया, जैसे मान लेते हैं हमने 200 करोड़ का डिविडेंड क्या किया था, डिक्लेयर किया था, उसमें से 50 करोड़ का डिविडेंड अभी क्या चल रहा है, अनपेड। 150 करोड़ तो पे कर दिए हैं, 50 करोड़ का डिविडेंड कंपनी के पास में क्या चल रहा है, अनपेड। मतलब वो 50 करोड़ अभी भी किस खाते में चल रहे हैं, इस सेपरेट बैंक अकाउंट में चल रहे हैं। 50 करोड़ अभी भी पड़े हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि जिस दिन ये 30 दिन खत्म हो जाए, 30 दिन कौन से, जो पेमेंट की डेट थी, जो पेमेंट की डेट थी, इनके 7 दिनों के अंदर आपको ये 50 करोड़ रुपए एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, जिसका नाम क्या रहेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कंपनी का ये एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन रहेगा हमेशा। बस ये लास्ट है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, ताकि ये कंपनी को क्लियर रहे। देखो ऐसा क्यों किया गया, नया खाता क्यों खुलवा दिया, पुराना पड़ा ही था, क्योंकि जब भी नया कंपनी क्या करेगी और डिविडेंड डिक्लेयर करेगी
जब कंपनी क्या करेगी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो वो पैसे को कहां ट्रांसफर करना है, इस खाते में। और इस खाते में अगर दोनों क्या रह गए, मिक्स हो जाएंगे फिर से, तो इन्होंने एक फिक्स कर लिया है कि जो भी अमाउंट क्या होगा, अनपेड होगा, वो किस में रहेगा हमेशा। जो भी अमाउंट डिविडेंड का अनपेड चलेगा वो हमेशा किस में पड़ा रहेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। सर हो सकता है शेयर होल्डर पहले ना जागा था, मतलब कब, इन 30 दिनों के अंदर जागा नहीं हुआ था कि मेरा डिविडेंड आने वाला है। वो 30 दिन जब क्या हो गए, खत्म हो गए, उसके बाद में जागा कि मेरा डिविडेंड बाकी है भाई कंपनी के पास, लेने के लिए पहुंच गया शेयर होल्डर। कहां से मिलेगा, कौन से खाते से कंपनी पे करेगी, इस सेपरेट बैंक अकाउंट से या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। पैसा कहां पर पड़ा है, अनपेड, तो जाएगा भी कहां पे, अनपेड में। ठीक है, तो यहां से कंपनी क्या कर देगी, डिविडेंड पे कर देगी। इतना प्रोसीजर अभी तक समझ आ रहा है पक्का? तो चलो अभी हमारा क्लास का वैसे टाइम हो गया, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।